नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। मकसद होता है कि इन विषयों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दें और साथ ही आपके सवालों, आपकी समस्याओं का भी तुरंत निदान हो, वो भी लाइव एक फ़ोन कॉल और ईमेल के माध्यम से। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही लेंगे आपके सवाल। आइए सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। आज का विषय है गर्मियों में पशुओं का प्रबंधन, आज का हमारा पहला विषय। और दूसरा विषय रहेगा भेड़ एवं बकरियों में टीकाकरण। दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें और साथ ही नोट करें हमारा टोल फ्री नंबर भी 1800113060। दूसरा नंबर है 1800113061। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो एक बार फिर से आईडी आपको बता दें, hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है। तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। और जब भी आप कॉल करें, नेटवर्क क्षेत्र में रहें, ऐसे स्थान से कॉल करें जहां से हम आपकी आवाज़ साफ सुन सकें। टेलीविज़न को म्यूट कर दें जब आप अपना सवाल करें। और जब भी आप ईमेल करें या फिर कॉल करें, अपने क्षेत्र, अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताएँ। तो चलिए, आज के दोनों विषय के बारे में हमने आपको बता दिया है। पहला विषय है कि गर्मियों में कैसे पशुओं का प्रबंधन करें, किस तरीके से आप उचित प्रबंधन से अच्छे उत्पादन भी पा सकते हैं और पशु का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है, उनकी उत्पादकता भी बढ़ती है। और साथ ही एक दूसरा और महत्वपूर्ण विषय है, वो है भेड़ और बकरियों में टीकाकरण। तो कब कब कैसे कैसे और किन किन चीज़ों के लिए टीकाकरण ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारी भेड़ और बकरियाँ स्वस्थ रहती हैं। और जैसा कि मैंने चाहे पशुओं के प्रबंधन की बात करें गर्मियों में या फिर उनका टीकाकरण, मकसद यही है कि हमारे पशु स्वस्थ रहें और उनकी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, उत्पादक क्षमता जो है वो भी बनी रहे, ताकि किसानों को, हमारे पशुपालकों को उससे लाभ हो सके। क्योंकि व्यावसायिक दृष्टि से आज पशुपालन और साथ ही चाहे हम डेयरी की बात करें वो हमारे किसान कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उचित लाभ प्राप्त हो सके और इसीलिए हर स्तर पर प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के जो दो मेहमान हैं, पहले हम उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर RN शर्मा है। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप पूर्व अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र शिकोहपुर, गुरुग्राम, हरियाणा से। और पहला जो आज का हमारा विषय है कि गर्मियों में पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार करें, इस पर हम आपसे बात करेंगे। और कॉलर्स के जो भी सवाल होंगे उनके जवाब हम आपसे लेंगे पहले विषय पर। और दूसरे हमारे साथ मेहमान है डॉक्टर रावता राम। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राम राम सभी को। ये सीनियर रिसर्च फेलो हैं जो कि बाड़मेर से हैं, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और जो दूसरा विषय है यानी भेड़ और बकरियों में टीकाकरण, उस पर हम आपसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे और साथ ही किसानों के सवाल, पशुपालकों के सवालों का जवाब भी। तो दोनों विषय के बारे में हमने आपको बता दिया है। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी आपका परिचय हो चुका है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और साथ ही हम दोनों विषय से जुड़े हुए रिपोर्ट जो है वो भी बारी बारी दिखाएंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर शर्मा, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि गर्मी में पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए, ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, देखिए, जो गर्मी का मौसम होता है, अगर हम सारे मौसम के तुलना करें तो ये हमारे पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। क्योंकि इसमें जो वातावरण का तापक्रम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 40 और 42 के आसपास। विशेषकर अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो एक तो वातावरण के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ ही इन दिनों में हरे चारे की भी उपलब्धता कम हो जाती है। तो ऐसे मौसम में पशुओं का रख रखाव बहुत ही ज़रूरी है। अगर उनका तरीके से हम बचाव रखेंगे, गर्मी का अच्छा प्रबंधन करेंगे, तो उसके जो स्वास्थ्य है उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनका दूध उत्पादन भी अच्छा बना रहेगा जो है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि जितने भी सीज़न आते हैं, मौसम आते हैं, चाहे बरसात हो या फिर सर्दियां हो, उसमें गर्मी का जो मौसम है वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं चैलेंजिंग होता है। सबसे ज़्यादा इसमें मुश्किलों का सामना पशुपालकों को और पशुओं को भी करना पड़ता है, क्योंकि कई बार तापमान हम जानते हैं कि 45 से 50 के आसपास भी पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाती है। हम इंसानों के साथ साथ पशुओं के लिए भी ऐसे तापमान में, ऐसे माहौल में सर्वाइव करना एक चैलेंज रहता है। इसीलिए उनका उचित प्रबंधन, उनके आवास को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि गर्मियों के मौसम में भी वो स्वस्थ रहें। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी आज की पहली रिपोर्ट।
इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश का दौर चल रहा है, लेकिन जल्द ही तापमान अपने मूल रूप में होगा। लेकिन ये बदलाव पशुओं की सेहत पर विपरीत असर डालते हैं। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो अपने पशुधन की खास देखभाल करें। मई के महीने में पशु को लू से बचाने के उपाय करें। इस समय दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में आहार पर ध्यान दें। पशुशाला में तापमान उचित बनाए रखें। देसी नस्ल की गाय की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लेकिन विदेशी नस्ल की गायों के लिए करीब 25 डिग्री तापमान सही माना जाता है। इस समय पशुओं को दिया जाने वाला आहार भी बाकी दिनों की तुलना में अलग होता है। आहार ऐसा हो जिससे शरीर के ताप को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही आहार या चारे में पर्याप्त नमी या पानी मौजूद हो। इसके अलावा इस मौसम में पशु के शरीर में पानी की कमी होने लगती है। पशु को दिन में 4 से 5 बार ताजा पानी पिलाएं। एक बार में पशु करीब 5 लीटर तक पानी पी सकता है। इस समय पशु को अधिक से अधिक हरा चारा दे। पशुपालक सूखा भूसा देने से बचे। तेज धूप में आवास की खिड़की दरवाजे को बोरे से ढक दें। गर्मी का असर कम करने के लिए बोरों को गीला करते रहें। आवास में कूलर या पंखे लगाएं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि हालांकि अभी कुछ क्षेत्रों में तापमान उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, बारिश का माहौल चल रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन जल्द ही तापमान में अचानक से इजाफा हो जाएगा और तब पशु के लिए कई तरह की चुनौतियां होंगी। इसलिए आहार आवास को लेकर सजग रहें, सावधान रहें, अपने स्तर पर आप अपनी तैयारी ज़रूर रखें। अब बात करते हैं आज के दूसरे विषय के बारे में, जो कि भेड़ और बकरियों के टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर राम से, सर, टीकाकरण भेड़ बकरियों में क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसका महत्व है? भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि और पशुपालन है दोनों एक दूसरे परस्पर निर्भर है और अधिकतर किसान हैं वह पशु पालते हैं। तो किसानों को अपने पशुओं की देखभाल के लिए उससे इकोनॉमिक लॉस नहीं हो, उनके उपचार पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़े और उसके बचाव का एकमात्र तरीका है वह है प्रभावी टीकाकरण। अगर प्रभावी टीकाकरण आपने किया है तो आपके बहुत सारी बीमारियां हैं उनका है इलाज है वो स्वतः हो जाएगा और आपको इस प्रकार का भार है इकोनॉमिक रूप से नहीं आएगा। आपके पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और उत्पादन भी बढ़ेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि उचित टीकाकरण ज़रूरी है, तो कौन कौन से टीके हैं जो कि भेड़ बकरियों में लगवाने चाहिए, कौन कौन से बीमारियां हैं जिसके लिए ये ज़रूरी है, आइए देखते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। पशुपालन में पशु का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। अगर पशु में होने वाली मुख्य बीमारियों का समय रहते उपचार कर लिया जाए तो नुकसान की आशंकाओं से बचा जा सकता है। इसीलिए पशुपालकों को चाहिए कि पशु को समय समय पर होने वाली बीमारियों से बचाव के कदम उठाएं। इसके लिए सबसे जरूरी है समय पर रोग की पहचान करना और उसका इलाज कराना। आमतौर पर भेड़ बकरियों में इन रोगों की आशंका रहती है। सबसे पहले बात FMD यानी खुरपका मुंहपका। ये रोग बीमारी विषाणु से होता है, इसीलिए अन्य पशुओं में इस रोग के फैलने की ज्यादा आशंका बनी रहती है। इस रोग से ग्रसित पशु के मुंह, जीभ, होंठ व खुरों के बीच की खाल में फफोले पड़ जाते हैं। मुंह व जीभ के अंदर छाले हो जाने से पशु घास नहीं खा पाते और कमजोर होने लगता है। इससे बचाव के लिए पशु का समय पर टीकाकरण कराना जरूरी है। हालांकि सरकार की ओर से साल में 2 बार इस बीमारी का मुफ्त टीकाकरण कराया जाता है। ब्रूसेलोसिस ये बीमारी जीवाणु द्वारा होती है। इस बीमारी में गाभिन भेड़ों में 4 या 4.5 महीने के दौरान गर्भपात हो जाता है। बीमार भेड़ की बच्चेदानी भी पक जाती है। पशु की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। इसके लिए भी समय रहते टीकाकरण कराएं। गलघोटू ये बीमारी भेड़ बकरियों में जीवाणुओं द्वारा फैलती है। जब भेड़ पालक अपने झुंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उस समय इस रोग के अधिक फैलने की आशंका होती है। इस बीमारी से भेड़ बकरियों के गले में सूजन आ जाती है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। इसीलिए पशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण ही एक कारगर उपाय है। और देवीचंद जी एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें हमीरपुर से कॉल किया है। जी देवीचंद जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी नमस्कार, अपना प्रश्न बताएं। नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम जी। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है देवीचंद जी।
मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये टीके हैं और एफएमडी के टीके हैं और इंट्रोडक्शन के टीके हैं, हाँ जी, क्या ये बाजार में उपलब्ध होते हैं या ये बाजार से मिल सकते हैं? तो टीकों के बारे में जानना चाहते हैं कि कहाँ ये उपलब्ध होते हैं। जी देवी जी बिल्कुल, जो जितने भी बीमारियों के टीके हैं यह राजस्थान जो गवर्नमेंट है और केंद्र सरकार के द्वारा एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत एफएमडी और ब्रुसेला का टीके वृहद स्तर पर प्रत्येक राज्य के अंदर लगाए जा रहे हैं। और आपके राज्य सरकार के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के जो टीके हैं मानसून सीजन से पूर्व वह भी वहाँ उपलब्ध होते हैं। आप बाजार से भी मेडिकल से लाके आप बिल्कुल कोल्ड जो चेन है उसको मेंटेन करके उसकी डोज को मेंटेन ध्यान में रखते हुए अगर टीकाकरण करें तो बिल्कुल कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन उसकी डोज रेट क्या है और बाजार से टीका लाते समय उसकी संपूर्ण जानकारी लेने के पश्चात ही अपने पशु को आप टीका लगवाएं, या नज़दीकी किसी भी पशु चिकित्सालय पर जाकर आप संपर्क करेंगे तो शायद गवर्नमेंट के द्वारा भी निःशुल्क टीकाकरण अभियान लगाए जाते हैं और उसके रूप में आप अपने पशुओं का टीकाकरण है वह करवा सकते हो। जी, एक दर्शक है हमारे साथ, किसान है फोन लाइन पर, विपिन है जिन्होंने सागर मध्य प्रदेश से मैं कॉल किया है। विपिन जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताएं क्या प्रश्न है। जी नमस्ते मैम, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैम मेरे 2 सवाल थे जी। पहला सवाल मैम ये था कि गर्मियों में देखा जाता है कि भैंस कभी मतलब पिछले साल तो नहीं हुआ था ऐसा, लेकिन जो थोड़ी सी लाल हो दिखने लगती है, मतलब जो उनकी त्वचा रहती है, कभी पिछले 2-3 साल पहले भी हुआ था ऐसा कि लाल दिखने लगती है, जो कालापन रहता है त्वचा का वो चला जाता है, तो इसका क्या कारण होता है। और दूसरा सवाल ये था कि भैंस के लिए कीड़े लगे हुए, मतलब जो ऊपरी त्वचा पूंछ के नीचे गले में, तो वो कीड़े लगे हुए हैं, तो उसके लिए एक साबुन आती है उसका नाम जानना था मुझे, या फिर कोई दूसरी दवा हो तो वो बताएं उसके लिए। ठीक है, 2 प्रश्न हैं। एक तो आपका ये कहना है कि गर्मियों में भैंस की जो त्वचा है वो लाल सी दिखाई देने लगती है, लाल सा रंग दिखता है उसमें, और दूसरा है कि कीड़े जो बाहरी जो लग जाते हैं तो उसको दूर करने के लिए क्या करें। सर क्या बताना चाहिए डॉक्टर शर्मा? देखिए, जो गर्मी का मौसम है इसमें अगर पशु गलती से ज़्यादा देर धूप में रह जाता है तो सीधे तरह से उसकी त्वचा पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो आप बता रहे हैं कि हल्का सा उसका लाल रंग पड़ जाता है, तो ये कारण हो सकता है। और कई बार हमने देखा है कि अगर कॉपर नाम का जो तत्व है अगर उसकी कमी हो जाती है तो उससे भी पशु की जो त्वचा है वो लाल रंग की दिखने लगती है। तो इसके लिए देखिए, आप अपने पशु को पहले तो जो अगर तेज़ धूप है विशेषकर दोपहर के समय में, आप उसको छाया में रखें या तो छायादार पेड़ के नीचे रखें, और अगर पेड़ नहीं है तो उसको जो आवास है उसका खुला आवास उसके अंदर रखें। कोशिश करें कि उसके शरीर पर किसी तरह की तेज़ धूप ना लगे। दूसरा, अपने गाय और भैंस को खनिज मिश्रण ज़रूर खिलाएं। ये जो खनिज मिश्रण है इसमें सभी तरह के कैल्शियम है, कॉपर है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है और फास्फोरस है, ये सभी तरह के तत्व जो है मिलाकर इसके बनाया जाता है। तो ये 50 ग्राम प्रतिदिन अपनी भैंस को या गाय को जो दाना आप खिलाते हैं उसमें मिलाकर ज़रूर दें। तो जो उसकी त्वचा का जो रंग बता रहे हैं अगर वो बदल जाता है तो कुछ 1-2 महीने खिलाने के बाद में वो अपने साधारण काले रंग पे बदलाव हो जाएगा। तो आप धूप से बचाव रखें और उसका संतुलित आहार देंगे तो ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। जी, और दूसरा इनका सवाल था कि जो कीड़े लग जाते हैं शरीर पर, त्वचा पर। जो देखिए गर्मियों के दिनों में देखा है कि वो 3 तरह के परजीवी हमारे पशुओं में लगते हैं, जैसे चीचड़ है, कलीली है और जूं है। ये तीनों तरह के परजीवी जो आपकी गौशाला है जहां आपका रहने का पशुओं का स्थान है, ये कई बार उनकी दीवारों में जो छेद होते हैं या फर्श में होते हैं तो वहाँ इनकी मादाएं होती हैं, वहाँ बच्चे अंडे देती हैं और ये जब पशु बैठता है तो उनके शरीर पर ये पहुँच जाते हैं और खून पीते रहते हैं और ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखिए, इसके लिए दवाई की मैं आपको बताता हूँ। इसमें डेल्टामेथ्रिन है, साइपरमेथ्रिन है, ये 2 दवाई हैं और ये कई नाम से बाज़ार के अंदर मिल जाती हैं। ब्यूटॉक्स विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि इसकी 2 ml दवा 1 लीटर पानी में आप उसका घोल बना लें और पशु के शरीर पर जहाँ जहाँ ये चीचड़, कलीली या जूं लगी हुई हैं एक कपड़ा से भिगो कर पूरे शरीर को पशु पर लगाएं और इसके साथ साथ 10 लीटर पानी का घोल इसी अनुपात में बनाएं। 2 ml दवाई और 10 लीटर पानी मतलब 20 ml दवाई डालकर जितना भी फर्श है
और जो उसकी दीवारें हैं उस पर भी स्प्रेयर से उसमें दवाई का एक तरह छिड़काव से रूम को सैनिटाइज कर दें। तो ये जो है समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। नंद स्वरूप मिश्रा है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, आइए उनका भी प्रश्न ले लेते हैं। नंद स्वरूप जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैं जानना ये चाहता हूँ कि भेड़ बकरी में शादी होती मैंने टीकाकरण तो करवा दिया, ये लेकिन मान लीजिए गर्मी के मौसम में कोई ऐसी घातक बीमारी आ रही है जन हानि और भेड़ बकरी की पैसा हानि हो रही है, तो आपसे सचेत रहना चाहिए, आगे हमें क्या करना चाहिए? सर समझ नहीं आ रहा नंद स्वरूप जी आपका सवाल, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, एक बार फिर से थोड़ा धीरे धीरे सब अपना सवाल बताएं। हेलो नंद स्वरूप जी, हेलो सर, आप समझ बीमारियों के बारे में कुछ कह रहे थे कि कई बार घातक बीमारियां आ जाती है पशु में, पूरी तरह से हालांकि सवाल उनका समझ नहीं आया, तो शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे विचार से गाय हो, भेड़ बकरी हो या अन्य पशु हो, विशेषकर जो 2-3 तरह की इसमें बीमारी लगती हैं। एक तो संक्रामक रोग लगते हैं, और संक्रामक रोग में भी प्रमुखतया जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, एक तो मुंह पका खुरपका है, एक गलघोंटू रोग है, और तीसरा है जो संक्रामक गर्भपात है। तो इन 2 बीमारियों का, मुंह पका खुरपका और जो संक्रामक गर्भपात है, इसका हमारी पूरी केंद्र सरकार की तरफ से इसे विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया गया है, और इसमें पूरे देश के अंदर इसका टीकाकरण किया जा रहा है। उनका बाकायदा टैगिंग होती है हर पशु की, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो हर 6 महीने में इसका टीकाकरण किया जाता है। तो ये संक्रामक बीमारी विशेष रूप से हमारे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को लगती हैं। अगर हम मौसमी बीमारी की बात करें, जैसे गर्मी की में अगर बात करेंगे, तो कई बार पशु के देखिए लू लग जाती है, गर्मी लग जाती है, या कई बार बुखार हो जाता है, या कई बार चर्म रोग हो जाते हैं। तो ये जो कुछ मौसम की बीमारियां हैं, इनसे अगर आप अपने पशु को आप अच्छा प्रबंधन करेंगे, उनकी अच्छी देखरेख करेंगे, उनको विपरीत मौसम से बचाएंगे, तो ये बीमारी होने का खतरा कम रहता है। और यदि किसी भी तरह से अगर पशु आपका बीमार हो जाता है, तो और बीमार होने पर देखिए वो सबसे पहले जुगाली करना बंद कर देगा, जी जी बिल्कुल, चारा खाना नहीं कम कर देगा, तो तुरंत ही पशु चिकित्सक से आप सलाह लें और उसका उचित जो है ना इलाज करवाएं। बिल्कुल। तो देखिए पशु चिकित्सक से इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। जब भी ऐसे आपको संकेत दिखे उससे हल्के में ना लें, और ये बीमारी के एक तरह के संकेत होते हैं, और जैसे ही आप इन लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं और वैसे वैसे बीमारी हावी होने लगती है और कई बार पशु की मृत्यु तक हो जाती है, तो वो स्थिति ना आए, इसलिए सही समय पर सही उपचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ ईमेल सवाल भी लेंगे जो कि हमारे दर्शकों ने अभी अभी हम तक पहुँचाए हैं, और आपकी कॉल्स का भी इंतजार रहेगा। छोटा सा ब्रेक। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों में कैसा आप अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह का प्रबंधन अपनाएं, और साथ ही भेड़ और बकरियों में टीकाकरण के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, और ईमेल आईडी भी आप नोट कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com। दोनों ही तरीके से आप अपने सवाल हम तक पहुँचा
जाए। और अब बात कर लेते हैं जो हमारा आज का दूसरा विषय है, यानी भेड़ और बकरियों में टीकाकरण। डॉक्टर राम, अब टीकाकरण के बारे में जैसे कि आपने बताया कि किस किस तरह की समस्याएं हो सकती है, बीमारी हो सकती है, लेकिन टीकाकरण कराने के लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, कैसी स्थिति में टीकाकरण नहीं कराना चाहिए और कितने ड्यूरेशन में, कितने समय बाद कराना ज़रूरी है? जी, जो पशुओं के अंदर टीकाकरण है, मुख्यतः इसके टीकाकरण कराने से पहले पूर्व से अपने पशु को तैयार करने से पूर्व किसानों को मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। पशुओं में टीकाकरण के लिए किसान जब पशुपालन विभाग की टीमें जाती है तो किसान को उसके एडवांटेज पता नहीं रहता, इस वजह से किसान है वो टीके नहीं लगाता। इस वजह से टीकाकरण के जो प्रोग्राम है वह इतने प्रभावी तरीके से लागू नहीं होते। हमने पिछले समय के अंदर देखा किस प्रकार से कोरोना के अंदर हम सब लोगों ने लाइन में खड़े रह के टीकाकरण करवाया, तो टीकाकरण की महत्ता हमने अपने लाइफ के अंदर भली भांति समझ ली। पिछले समय लंपी स्किन बीमारी आई, उस बीमारी के अंदर भी पशुओं के अंदर कई प्रकार की मोर्टेलिटी भी हुई और काफ़ी नुकसान हुआ। इसका मतलब पशुओं के अंदर टीकाकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ध्यान क्या रखना चाहिए, जो आपका जो पशु है वह पशु है जो ज्ञापन है वो लास्ट का ट्राइमेस्टर चल रहा है, जब 8वां या 9वां महीना जब गाय भैंस के अंदर चल रहा है, या भेड़ बकरियों की जब मैं बात करूँ चौथा महीना या 5वां महीना चल रहा है, उस समय पशुओं के अंदर टीकाकरण नहीं कराना चाहिए। अगर आपका पशु अस्वस्थ है, किसी बीमारी से ग्रसित है, तो उस समय भी पशुओं का टीकाकरण है वह नहीं कराना चाहिए। अमूमन जितने भी पशुओं की उम्र है 2 महीने से कम उम्र के जो पशु है उन पशुओं के अंदर भी टीकाकरण नहीं कराना चाहिए। एक जो नॉर्मली अभी बात हुई थी ब्रुसेला का टीका एक ऐसा टीका है जो लाइफ के अंदर एक बार पशु के अंदर लगता है, और इस बीमारी के कारण पशुओं के अंदर भयंकर प्रकार की गर्भपात की समस्या होती है और उससे किसान को काफ़ी नुकसान होता है। इस वजह से किसानों को अपने बछड़ी है उसकी 7 से 8 मंथ की जब उसकी उम्र हो जाती है उस समय ब्रुसेला का टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए, जिससे पशुओं के गर्भपात से बचा जा सके। ठीक है। और विद्याचरण शुक्ला हैं जिन्होंने बलिया से में कॉल किया है, इनका भी हम सवाल ले लेते हैं। जी सर बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। हमारी गाय 4-5 दिन पहले गाय के एक थन से जो है हल्का सा दूध आया और उसके बाद जो है शाम से जो है दूध बंद हो गया और उसको मेस्टाइटिस भी नहीं लग रहा है कि मेस्टाइटिस हुआ है। थन जो है उसका मुलायम है और दूध में कुछ आ नहीं रहा है, मतलब साफ दूध आ रहा है। डॉक्टर आनंद शर्मा क्या वजह हो सकती है? हाँ देखिए, ये एक हमारी गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर होने वाली बहुत बड़ी समस्या है जिसको थनैला या मेस्टाइटिस कहते हैं। और ये बीमारी कई प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमण से होती है और इसका प्रमुख कारण ये है कि अगर हमारे किसान भाई पशुपालक भाई पशुओं का दूध निकालते वक्त या जो पशुशाला की सफाई में अगर कमी है तो ये जो जीवाणु हैं ये पशु के थन के छेद में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर अंदर जाकर संक्रमण करके उस थन के उस हिस्से को ये बिल्कुल ख़राब कर देते हैं और पशु के थन से दूध आना बंद हो जाता है और दूध की जगह पर कई बार खून आता है, कई बार बहुत पतला दूध आता है या मवाद भी आने लगता है। तो ये इस तरह की बीमारी होने लगती है। तो अब जिस तरह से इनके पास समस्या है तो मैं इनको सलाह दूंगा कि जो जिस थन से में संक्रमण है उसका दूध पशु चिकित्सालय में उसकी जांच करा लें, बहुत आसान जांच हो जाती है और उसी के हिसाब से उसमें कई प्रकार के एंटीबायोटिक उसमें, और अगर दर्द है पशु दूध निकालने में नहीं निकालने दे रहा है तो दर्द रहता है तो उसमें दर्द निवारक इंजेक्शन है और एंटीबायोटिक आप 5 दिन का अगर कोर्स कराएंगे तो संभव है कि ये आपका थन पशु का दोबारा उसमें दूध हो जाए। जी एक ईमेल भी आया सर, ईमेल ले लेते हैं। ये आनंद सिंह राजपूत हैं जिन्होंने हमें ईमेल किया है और कहाँ से है ये नहीं लिखा इन्होंने। गाय के बच्चा देने के संबंध में सवाल इनका, ये कह रहे हैं कि हम जो इनकी गाय है बच्चा देने में भी 5 से 10 दिन बाकी हैं, तो अभी उन्हें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, कैसा उन्हें आहार रखना चाहिए फिलहाल जब 10 से 5 दिन बाकी हैं? हाँ देखिए, जब पशु का ब्यात होने वाला होता है तो उस समय पशु की एक तो थोड़ा भूख कम हो जाती है जी। तो ये सोचे कि अगर पशु चारा कम खा रहा है तो उसकी चिंता ना करें। उस समय पशु की जो आहार क्षमता है वो कम हो जाती है और ये एक प्राकृतिक चीज है। दूसरा उसका ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि जहाँ पशु को बांधें वो स्थान नरम होना चाहिए। ज़्यादा जैसे पक्का फर्श होता है या उबड़ खाबड़ होता है ऐसी जगह पर उसको नवा दें और अगर इस तरह का अगर जगह है तो उस पर कोई बिछावन डालें, जैसे पुराना भूसा हो
या कई और जो किसान के पास में जैसे गेहूं का या धान का पुआल होता है वो डाल दें, तो पशु का जो जगह है वो आरामदायक होनी चाहिए, ताकि जब पशु बैठे तो उसको ऐन को कोई भी किसी तरह की उसमें चोट लगने का खतरा ना हो जी। दूसरा ये है कि ऐसे पशु को कोशिश करें कि जब जो बांधने की जगह है वो आगे से हल्का सा नीचे होनी चाहिए और पीछे से ऊंची होनी चाहिए। तो कई बार फूल निकलने की जो समस्या है, बच्चेदारी निकलने की समस्या है, उसका अंदेशा रहता है। तो अगर इस तरह से उसको आप बांधेंगे तो ये समस्या उसको नहीं आएगी। और दूसरा ये है कि अब जैसे गर्मी की बात करते हैं तो गर्मी में उसको मौसम से बचाएं। अब जैसे अभी कई जगह बारिश हो रही है, तो ऐसे पशु को अगर बारिश हो रही है तो बारिश में ना छोड़ दें, मतलब उसको अंदर रखें। कई बार अगर पशु को आपने रात भर बारिश में रख दिया तो ऐसे पशु को विशेष रूप से परेशानी आ सकती है, उसको बुखार हो सकता है और हमारे किसान भाई को काफ़ी नुकसान होने का खतरा रहता है। जी जी। एक ईमेल आया है जो कि बकरी पालन से जुड़ा हुआ है। धर्मेंद्र राठौर हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के कुकाही से हमें ईमेल किया है और ये कहते हैं कि जो बकरी है उसके मेमने के लिए दूध नहीं बन पा रहा है बकरी में, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसा भोजन देना चाहिए ताकि उसकी दूध देने की क्षमता बढ़े और मेमने का पेट भर सके। जी, जो नॉर्मली हम ये जो बात समस्या है दूध कम आने की, इसके अंदर मुख्यतः 2-3 कारण रहते हैं। किसान भाइयों, अब वर्तमान जो समय है उसके अकॉर्डिंग हम पुराने तरीके से जो पशुपालन कर रहे थे उस तरीके को छोड़ के हमको वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग के अंदर पशुपालन के अंदर जब पशु गाभिन रहने वाला होता है उस समय अगर पशु को बांटा या दाड़ा दिया जाए तो वह पशु है ट्विंस लाने की है संभावना वह भी बढ़ जाती है। और हम अमूमन हमारा ये रहता है जब पशु दूध देना बंद कर देता है तो उसके साथ साथ हम दाना भी देना उसको बंद कर देते हैं। अगर जब पशु का लास्ट का जब महीना चल रहा होता है, चाहे गाय भैंस के अंदर 9वां या 10वां महीना चल रहा हो या बकरियों के अंदर लास्ट का 4था महीना चल रहा है, उस समय भी 1 महीना पूर्व हमें उस पशु को दाना या कंसंट्रेट है वो अवश्य खिलाना चाहिए। अगर वो हम खिलाएंगे तो पशु का अडर का डेवलपमेंट होगा, अडर का डेवलपमेंट अच्छा होगा तो पशु के अंदर जो है वह उस मेमने को है उसको भी न्यूट्रिशन मिलेगा और जब उसकी ब्याएगा उसके बाद उसमें कोलेस्ट्रम है, दूध है, उसका भी उत्पादन बढ़ेगा। निसंदेह रूप से आपने उसकी आहार की व्यवस्था किस प्रकार से प्रबंधन किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पशु के ब्याने के बाद दूध कितना आएगा। नॉर्मली गाय भैंसों के अंदर ये समस्या रहती है कि इंटरकालिंग जो टाइम होता है, जो कुछ किसान भाई ऐसे होते हुए गाय का दूध निकालते निकालते गाय ब्याह जाती है, तब उनमें ये समस्या देखने को मिलती है कि पशुओं के अंदर जो दूध है ब्याने के बाद वो कम हो जाता है। लेकिन बकरियों के अंदर ऐसा बहुत ही कम होता है। अगर आहार पर अपन ध्यान देंगे तो उसका आपकी समस्या का समाधान है ये हो जाएगा। डॉक्टर शर्मा, आप भी कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे जो भेड़ बकरी होती हैं, जो इनकी आयु वयस्क आयु होती है, जैसे बकरी को 8 से या 8 महीने के बाद ही उसको गर्भ कराना चाहिए। कई बार अगर उससे कम उम्र पर कई बार ऐसा हो जाता है वो गर्भ ठहर जाता है, तो ऐसी जो भेड़ बकरियां हैं उनके भी पूरा जो उनका जो अडर है वो पूरा विकसित नहीं हो पाता, उनका दूध नहीं बन पाता। तो मेरा मतलब यही है कि ऐसे अपनी बकरियों को शुरू से ही अच्छा आहार दें ताकि उनका शरीर जो वयस्क तक जो है अच्छा वजन प्राप्त कर लें। अगर इस तरह से स्वस्थ पशु होगा और तो निश्चित रूप से जब वो बच्चा देंगी तो उनके दूध भी बनेगा और ये समस्या नहीं आएगी। जी, एक और ईमेल आया है, शैलेश कुमार है जिनका कहना है कि गाय को 2 साल हो गए हैं बच्चा दिए हुए, लेकिन अब वो गर्भधारण नहीं कर पा रही है और साथ ही दूध भी नहीं देती है। तो इसके पीछे क्या वजह है सर, क्या वजह? हाँ, देखिए ये जो हमारे गाय और भैंस में विशेषकर भैंसों में बहुत बड़ी समस्या है कि जो हमारी भैंस है वो नए दूध नहीं हो पाती। वैसे वैज्ञानिक रूप से वो ब्याने के 3 महीने के भीतर नए दूध हो जाने चाहिए। तो इसके कई कारण होते हैं और सबसे पहला कारण ये होता है कि पशु के पेट में कई बार कई प्रकार के कीड़े पड़ जाते हैं और दूसरा कारण ये होता है कि पशु के जो आहार है उसमें कई तरह के जो खनिज तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है और कई प्रकार के हार्मोन भी की जब कमी होती है तो पशु नए दूध नहीं होता। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि पहले अपने पशु को ये एल्बेंडाजोल नाम की 1.5 ग्राम की 2 गोली आपने एक पशु को दे दें और उसके बाद में उसको खनिज मिश्रण
बाज़ार के अंदर से मेडिकल स्टोर से ले लें या पशु अस्पताल से अगर मिलता हो तो वहाँ से ले लें। तो उसको 50 ग्राम रोज़ बाट के अंदर रोज़ उसको खिलाएं। और खिलाने के बाद में अगर उसमें और भी कुछ कमी है तो फास्फोरस का इंजेक्शन उसको लगाने से इनकी पशु जो है नए दूध हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता तो मैं सलाह दूंगा कि उसके प्रजनन अंगों की जांच करवाएं। कई बार गाय भैंस की जहां अंडेदानी होती है वहां पर एक प्रकार की गांठ बन जाती है और उसमें से एक द्रव निकलता है जो पशु को गर्मी में नहीं आने देता। सिस्ट हो जाता है। हाँ जी, सिस्ट हो जाता है। तो अगर सिस्टिक ओवरी हो जाती है तो ये भी पशु को गर्मी में नहीं आने देती। तो पशु चिकित्सक से जांच करवाएं और उसका पूरा अगर इलाज कराएं तो इनका पशु निश्चित रूप से। मुकेश पटेल है सर, एक और कॉलर है हमारे साथ, बात करते हैं उनसे। मुकेश जी, हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। बकरी पालन के लिए हम कहाँ बच्चे खरीदे? बकरी पालन आप करना चाहते हैं? मुकेश पटेल है, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से। तो मेमने कहाँ से खरीदे ये जानना चाह रहे हैं आप? हाँ ठीक है सर, क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर राम? जी मुकेश जी, वर्तमान के अंदर भारत सरकार के द्वारा बकरी पालन है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अंदर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत जो किसान भाई बकरी पालन का व्यवसाय करना चाहे 100 बकरी पर 10 लाख का लोन, 200 बकरी पर 20 लाख का लोन, ऐसे अधिकतम 500 बकरी पर 50 लाख तक की सब्सिडी है वह दी जा रही है। और इसके अंदर आप नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत आवेदन करके अगर वैज्ञानिक ढंग से बकरी पालन है करना चाहोगे तो उसमें काफ़ी हद तक आप है मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन इस प्रकार के बकरी पालन जो तरीका है, पौराणिक तरीका है, उसको चेंज करके वैज्ञानिक ढंग से बकरी पालन करने से पूर्व आपको अपने नज़दीकी किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र, किसी भी एनजीओ की संस्था के, किसी भी कृषि विश्वविद्यालय, वेटनरी हॉस्पिटल या पशु चिकित्सालय, वहाँ पर जाके वैज्ञानिक ढंग से बकरी पालन कैसे करें, उसका टीकाकरण कब करवाना, उसका स्वास्थ्य प्रबंधन कैसे करना, मेमने खरीदते समय किन बातों की ध्यान रखना, हमारे एरिया के अंदर कौन सी नस्ल है जो सूटेबल है, जो आगे हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगी या वह उस वातावरण के अंदर सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, और इन सब बातों को आप ध्यान में रखोगे तो निसंदेह रूप से आपका है यह पशुपालन के अंदर बकरी पालन है यह सक्सेस होगा। अब वर्तमान के अंदर बकरियों का बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा मखदूम के अंदर है, वहाँ से भी खरीद सकते हो। CSWRI अविका नगर जहाँ पर टोंक है वहाँ पर स्थित है। ऐसे कई कृषि विज्ञान केंद्र है और यहाँ पर ही आपके रीजनल सेंटर के अंदर जहाँ पर भी प्रकार की यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ से आप इस प्रकार की नस्ल है खरीद सकते हैं। लेकिन शुरुआत के अंदर मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा, अपनी इंडिजिनस जो नस्ल है, जहाँ पर जो नस्ल पाई जा रही है, उस नस्ल की अच्छी बकरियां खरीद कर आप अपना व्यवसाय प्रारंभ करोगे तो उन बारीकियों को समझ में आएगी और उसके बाद बड़े स्तर पर करोगे तो आप अच्छा मुनाफा भी बिल्कुल। यानी आप कह रहे हैं कि छोटे स्तर से आप शुरुआत कीजिए। अगर आप नए इस व्यवसाय में आ रहे हैं और अच्छी आपको किस्में कहाँ से मिल सकते हैं, अच्छी नस्ल के मेमने कहाँ से मिल सकते हैं, और ट्रेनिंग भी अगर आप लेते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। और सरकार की तरफ से भी बकरी पालन को काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके लिए भी अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत आप अनुदान का लाभ भी ले सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ हेलो किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स और आपकी ईमेल्स का हम इंतजार रहेगा, लेंगे उनके जवाब अपने विशेषज्ञों से। एक छोटा सा ब्रेक। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से।
कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषय एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों में पशु प्रबंधन के बारे में और साथ ही जानकारी दे रहे हैं भेड़ और बकरियों में टीकाकरण के संबंध में। तो अगर आप कोई भी आपके सवाल है तो ज़रूर हमें ईमेल करें, कॉल करें। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हरी सिंह है, जिन्होंने कपूरथला पंजाब से कॉल किया है। हरी सिंह जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब जी, एचएफ गाय जो है इनको गर्मियों में नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए? कई डॉक्टर जो है ना वो कहते हैं कि नहलाने से ये बीमार पड़ जाती हैं। और दूसरा सवाल है जी, ये भेड़ बकरियां जो है इनमें कौन सी बीमारियां हैं जो इंसानों को लग सकती हैं? कृपया इसके बारे में बताया जाए। जी, दो सवाल हैं आपके। पहला सवाल आपके कि गर्मियों में पशु को नहलाना चाहिए नहीं, यही बकरियों को? हाँ, बकरियों को। ठीक है, तो डॉक्टर राम क्या बताना चाहेंगे? जी, गर्मियों में पशुओं बकरियों को है बिल्कुल है जो नहलाना नहीं चाहिए। जो उनकी आवास व्यवस्था है उसके अंदर अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उनका जो आवास व्यवस्था है वह छायादार आवास व्यवस्था हो और बिल्कुल अंदर बांधने की हो और वातानुकूलित हो वह स्थान। हो सकता है ज़्यादा गर्मी में कूलर लगा सकते हो, लेकिन नहलाना नहीं चाहिए, उससे भी उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब जो पशुओं के अंदर जो बीमारियों की मैं मुख्यतः बात करूं, इन पशुओं के अंदर जो भेड़ और बकरी है इसके अंदर मुख्यतः 3-4 प्रकार की जो बीमारी है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है। पहली बीमारी है जो आप सब लोग जानते हो, FMD खुरपका मुंहपका बीमारी है। इसके अंदर मुंह पर छाले हो जाते हैं, खुर पर छाले हो जाते हैं और पशु खा पी नहीं सकता है। और इसका भी जो साल के अंदर 2 बार टीकाकरण किया जाता है, तो वो टीकाकरण आपको अवश्य कराना चाहिए। एक टीकाकरण है जो जनवरी माह के अंदर किया जाता है, एक मानसून सीजन से पूर्व आपके जून या जुलाई में महीने में किया जाता है। तो इस बीमारी का आपको टीकाकरण है वह अवश्य कराना चाहिए। दूसरी बीमारी जो पशुओं के अंदर होती है ET इंट्रोटॉक्सीमिया, जिसको फड़किया बीमारी कहते हैं। इसके अंदर जो पशु सबसे ज़्यादा जो हेल्दी पशु होता है उस पशु की एकदम अचानक है जो डेथ हो जाती है। और इस बीमारी का टीकाकरण है, आपको अगर कराओगे तो इस बीमारी से आपको निजात मिल जाएगा। और इस बीमारी का जो टीकाकरण है मानसून सीजन से पूर्व आपको जुलाई महीने के अंदर अवश्य कराना चाहिए। और तीसरी एक सबसे बड़ी संक्रामक जो बीमारी है वह बीमारी है PPR बीमारी। एक ऐसी बीमारी है जो कि विषाणु जनित बीमारी है और इस बीमारी का अगर आपने टीकाकरण करवा लिया तो आप बिल्कुल सेफ हो जाइए कि आपके पशु की मोर्टिलिटी है, मृत्यु है बिल्कुल नहीं होगी। अगर टीकाकरण नहीं कराया आपने और एक ही पशु के अंदर ये बीमारी आ गई और आपने समय रहते हुए इसको देखा नहीं तो पूरा आपका जो फ्लॉक है वह भी उनकी मोर्टिलिटी हो सकती है और कभी कभी इस बीमारी से 100% तक की मोर्टिलिटी दिखाई देती है। अब किसान भाइयों को यह करना चाहिए कि जिस समय उस पशु को बीमार से FMD के लक्षण दिखाई दिए या PPR के लक्षण दिखाई दे, ये दोनों बीमारी ऐसी है जो संक्रामक बीमारियां हैं, तो उस दौरान उन जो हेल्दी पशु है उनसे उनको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए और अलग उनका पानी है, खान पान है रखोगे तो अन्य जो पशु है उनके अंदर इस बीमारी के पहुंचने की संभावना है बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए आप अपने पशुओं का टीकाकरण है मानसून सीजन से पहले अवश्य कराएं। जो अस्वस्थ पशु है उनको भी तुरंत प्रभाव से उन पशुओं को अलग कर देना चाहिए, तो आपके पशुओं के अंदर जो मोर्टिलिटी है बहुत कम होगी और आपका पशुपालन का व्यवसाय है वह बहुत ही प्रभावी ढंग से होगा। जी सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए बकरियों में जहाँ तक बीमारी की बात है, चूंकि बकरियां बाहर जंगल के अंदर चरने जाती हैं और कहीं भी पानी पी लेती हैं तो इसके कारण उनमें पेट में कीड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जी जी। कई बार लिवर के अंदर, आंतों के अंदर, आमाशय के अंदर कई बार इसमें कीड़े पड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो समय समय पर विशेषकर साल में 3 बार इनका जो कृमिकरण जो है जरूर कराएं। और जब कृमिकरण कराते रहेंगे तो जो टीके डॉक्टर साहब ने बताएं उनका असर भी पूरी तरह से संभव हो पाता है। तो ये जो कृमिकरण भी इसमें भेड़ बकरियों के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। जी, एक कॉलर है हमारे साथ जिन्होंने बिहार से कॉल किया है, रंजीता जायसवाल हैं। हेलो। हाँ मैम। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है?
जी सवाल ये है कि मेरी गाय कभी पहली बार बच्चा दी है, उसको 1.5 महीना हो रहा है बच्चा देके जी। तो अभी मिनरल मिक्सचर भी उसको दे रहे हैं और कैल्शियम भी पिला रहे हैं। ठीक है। हाँ, और बाकी दाना वगैरह 4 किलो उसको दे रहे हैं, 4-4.5 किलो। तो अभी दूध उसका वही 9 किलो के आसपास है। ठीक है। तो हम चाह रहे थे कि और दूध उसका बढ़े, तो उसके लिए क्या करें? ठीक है, दूध बढ़े, मात्रा बढ़े। डॉक्टर शर्मा। तो मैडम ये उसकी कौन सा ब्यात है, थोड़ा बताएंगे? ब्यात कौन सा है ये? कितने बार ब्याह चुकी है? पहली बार ब्याई है? पहली बार। हाँ, देखिए अगर गाय और भैंस जब पहली बार ब्याती हैं तो उनका दूध उतना नहीं हो पाता जितना ये उम्मीद कर रही हैं। दूसरे या तीसरे ब्यात में जाकर पशु के पूरा दूध का जो उत्पादन हो पाता है। अगर ये सोचती हैं कि जो खनिज मिश्रण है अगर वो दे रही है 50 ग्राम, तो मैं चाहूँगा जो दाना है उसको संतुलित कर लें, और संतुलित करने के लिए दाने में अनाज, खल, चोकर, नमक और खनिज मिश्रण, इनका जो है समुचित अनुपात बनाएं। जैसे 40 से 45% ये अनाज ले लें, और अनाज भी मैं कहूँगा कि उसमें गेहूँ लें, जौ ले लेते हैं, बाजरा ले सकते हैं, 3-4 तरह का जो अनाज है वो लें, और खल भी 30 से 35% डालें, और उसमें मूंगफली की खल है, तिल की खल है या सरसों की है, जो पशु पसंद करता है, या तीनों बराबर मात्रा में डाल के अगर उसको मिलाएं। इसके बाद में 20% उसमें चोकर जरूर मिलाएं। इससे पशु का पेट साफ रहता है, पशु की भूख बनी रहती है, विटामिन B12 की इससे कमी पूरी हो जाती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो नमक है, उसमें 1% नमक ज़रूर डालें, या 1 मुट्ठी नमक पशु को रोज़ दें, इससे उसकी प्यास बनी रहती है। और लास्ट में जैसे बता रही हैं कि खनिज मिश्रण है, वो अच्छी क्वालिटी का खनिज मिश्रण आप लें। कई बार बाज़ार के अंदर या कोई गांव में बेचने आते हैं तो इस तरह का खनिज मिश्रण ना लें। अब तो क्षेत्र के हिसाब से ये खनिज मिश्रण मिलता है। एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर का प्रयोग करें। तो आपके नज़दीक के डॉक्टर से आप मिल लें तो वो उसको रिकमेंड कर देंगे। वही जो खनिज मिश्रण आप इस्तेमाल करेंगी तो निश्चित रूप से आपका जो पशु है वो पूरी क्षमता के अनुसार दूध देगा। और जैसा कि मैं पहले बताया, अपने पशु के उसको साफ़ सफाई रखें, समय पर पानी पिलाएं, उसका जो आहार है, आवास है, वो साफ़ सुथरा हो, और जी अगर ढंग से रखेंगे तो निश्चित रूप से वो पशु अपनी पूरी क्षमता के अनुसार दूध देगा। ठीक है। एक ईमेल आया है, अंकुर सहाय हैं, जिन्होंने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हमें ये सवाल भेजा है, और इनका कहना है कि पशु में ब्लैक क्वार्टर रोग होने के कारण क्या है, और इस रोग से पशुओं को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? हाँ, देखिए जो पशुओं के अंदर ब्लैक क्वार्टर जो रोग है हमारी भैंस के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, और विशेष रूप से बरसात के दिनों में होता है, और उन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है जहाँ पर पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक जीवाणु जनित बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई नाम के जीवाणु से होती है। और जब इसका संक्रमण होता है हमारी भैंस के अंदर, तो उसके जो पिछली जो पीठ है या जांग है उसमें इसका संक्रमण ज़्यादा होता है। तो काफ़ी हिस्से के अंदर वो सूजन हो जाती है, उसमें पशु को बहुत तेज़ बुखार होता है, पशु चारा नहीं खा पाता, और पशु की सांस बहुत तेज़ चलने लगती है। और ये जो जहाँ पर सूजन होती है, अगर हम उसको दबाते हैं तो चरड़ की उसमें से आवाज़ आती है जी। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। इसमें पशु की अगर समय पर उसका इलाज न किया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन इसका बचाव बहुत आसानी है। बरसात से पहले जो इसका टीका है HS और BQ का, ये मिश्रित टीका सरकार द्वारा भी लगाया जाता है, और अगर चाहें तो मेडिकल स्टोर से भी आप या विश्वविद्यालय से आप खरीद कर अपने पशु को नियमित रूप से जुलाई के महीने में लगाएंगे तो ये बीमारी पूर्ण तरह इसका प्रबंधन हो जाएगा। ठीक है। एक बकरी से जुड़ा हुआ सवाल आया है। ये बकरी को बुखार और सर्दी है, नाक से पानी आ रहा है और पाजर मार गया है, ये क्या है? इसकी वजह क्या हो सकती है डॉक्टर राम? विकास कुमार का सवाल है ये।
जी, वर्तमान में अंदर हमने देखा होगा जिस प्रकार से मौसम जो क्लाइमेट जो चेंज हुआ है, पहले आपके वहाँ गर्मी पड़ रही होगी और वर्तमान में अचानक से इस प्रकार का सर्दी का जो मौसम हुआ है, चेंज हुआ है, उस वजह से निमोनिया के लक्षण है वो दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक उन्नत ढंग से जो पशुपालन करते हैं उसके अंदर 4 पहलू है, उन आपको अवश्य ध्यान करना चाहिए। पहला पहलू है उन्नत नस्ल का चुनाव। आपने अगर उन्नत नस्ल का चुनाव किया है तो मतलब आप एक पायदान आगे बढ़ गए हैं। उसके बाद जो आता है उसका आवास व्यवस्था। जो पशुओं की आवास व्यवस्था है वह आवास व्यवस्था आपके सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों मौसम के अनुकूल होनी चाहिए। अगर सर्दियों के अंदर पशुओं की सही ढंग से आवास व्यवस्था नहीं रहेगी तो उस वजह से भी पशुओं के अंदर निमोनिया के लक्षण दिखाई देंगे और पशु बीमार हो जाते हैं। और बरसात के समय भी हमने देखते हैं कि अगर पशुओं के अंदर सही ढंग से आपका बिल्कुल पक्का फर्श नहीं बना रखा है तो पशुओं के अंदर पैर है, बैठने की समस्या आ जाती है, कीचड़ के अंदर बैठ नहीं पाती है। उस वजह से कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां या अन्य बीमारियां भी हो जाती है। इस वजह से विश्व प्रकार से अभी जो वातावरण चेंज हुआ है उस वजह से ये समस्या आई हुई है और उस वजह से अगर आप ठीक कर दोगे अब आवास व्यवस्था तो काफ़ी हद तक इसका समाधान हो जाएगा। और तीसरा जो पहलू है वह है पशुओं का स्वास्थ्य प्रबंधन। स्वास्थ्य प्रबंधन के अंदर जो मुख्य आज हम जो बात कर रहे हैं पशुओं के अंदर टीकाकरण है, उस पहलू को आप ध्यान भी रख रहे होंगे। उसके अलावा भी अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका भी आप अगर समय समय पर इलाज कराओगे तो आपका जो पशुपालन है उसका जो है वो अच्छा होगा और मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। इन सब बातों को ध्यान रखोगे तो आपका पशु बीमार भी नहीं होगा और आपको किसी प्रकार की समस्या भी नहीं आएगी। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से आप जो बीमारियों के बारे में सवाल कर रहे हैं उससे कैसे समझे, कैसे जाने, लक्षण क्या है और उसका उपचार सही वक्त पर सही समय पर ज़रूर करवाएं। इसी के साथ ही हेलो किसान में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें, अपने ईमेल ज़रूर हम तक पहुँचाएँ क्योंकि लेंगे आपके जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम हैं और अगर आपके अभी कोई सवाल है जो अभी तक आप हम तक नहीं पहुंचा पाए हैं तो ज़रूर हमें कॉल करें और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर राम, उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं। ध्रुव हैं उत्तर प्रदेश से हमारे दर्शक जिनका कॉल आया हुआ है। जी ध्रुव जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। हेलो, जालौन उत्तर प्रदेश से हैं ध्रुव। हेलो ध्रुव जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी मैम। जी सवाल बताइए। मैम मेरा जो है गौ पालन का काम है, तो उसमें क्या कभी कभी दानों की वजह से खपत हो जाती है, जानवर दूध भी कम देता है, चारा भी खाता है। ध्रुव जी आपका सवाल नहीं समझ आ रहा है, एक बार थोड़ा धीरे धीरे सवाल अपना दोहराइए कि आपकी बात ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं।
जी मैम, मेरा गौ पालन का काम है जी। तो कभी कभी गायों के पेट में जो है खपत हो जाती है, जानवर मतलब घास नहीं खाते हैं, दूध भी कम लेते हैं। गाय के पेट में क्या हो जाता है? गैस टाइप बन जाती है या गैस खाते हैं, पेट फूलता है। पेट फूलता है, ठीक है। गाय के पेट में गैस बन जाती है, पेट फूलता है, ये कहना है इनका। गौ पालन करते हैं। हाँ, देखिए जो गैस बनने के 2-3 कारण होते हैं। पहला तो ये है कि जिस तरह से आजकल कुछ मौसम बदल गया है, अगर आपने भीगा हुआ हरा चारा पशु को काट कर खिला दिया तो वो भी एक गैस बनने का कारण बनता है, क्योंकि उसमें हरे चारे में अगर पानी चला गया, भीगा हुआ अगर हरा चारा खिलाएंगे तो उससे भी पशु के गैस बन जाएगी। दूसरे कई कारण होते हैं। अगर आप जो उसका दाना है उसको अगर सुरक्षित जगह पर नहीं रखा, कई बार गांव के अंदर बची हुई रोटी रख देते हैं, उस पर जो फंगस लग जाती है, या आपका दाना अगर ठीक नहीं है या पशु ज़्यादा दाना खा लेता है तो वो भी कई कारण बन जाते हैं जिसके कारण पशु को गैस बनती है। तो आप देखिए, जब भी आप आहार दें तो पशु को सूखा चारा जरूर दें हरे के साथ में। और जब अगर बारिश से या ओस के कारण पशु का हरा चारा भीगा है तो पहले उसको सुखा लें और तब जो मशीन से काट कर तभी खिलाएं। दूसरा, जो दाना है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता का दाना उसको पशु को खिलाना चाहिए। अगर किसी पशु को ज़्यादा गैस बनती है तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि एक पशु के लिए 30 ml से 50 ml तक तारपीन का तेल ले लें और आधा लीटर सरसों के तेल में मिलाकर पशु को अगर पिला देंगे तो निश्चित रूप से उसकी जो गैस की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर उससे भी अगर मान लो आराम नहीं पड़ता तो नज़दीक के पशु चिकित्सक से आप ज़रूर सलाह लें और उसका जो है इलाज करवाएं। जी बिल्कुल, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और क्योंकि कार्यक्रम समाप्त होने का समय आ गया है तो सर मैं चाहूँगी कुछ और बातें, कौन कौन से और टीके लगने चाहिए बकरियों में और भेड़ में, जिसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे डॉक्टर राम। जी, मुख्यतः जो टीकाकरण था उसके बारे में हमने FMD के टीके की बात की, ET के टीके के बारे में बात की, PPR के बारे में बात की, और इन सब टीकों की हम सब लोगों को ध्यान में रखना है और अवश्य लगाना चाहिए। जो बकरियों के अंदर जो मुख्य है, उनकी उम्र के अकॉर्डिंग उनका मैनेजमेंट है वह करना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार के जो छोटे लैम्ब होते हैं, जो किड होते हैं, उनका अलग से बिल्कुल आवास व्यवस्था हो और उनको अलग से जो 2 या 3 महीने के हो तो उस समय उनको आहार दिया जाए, तो उससे उनका मैनेजमेंट अलग होगा। जो बड़े बीजू बकरे रखते हैं उनको हमको अलग से रखना चाहिए और उनका हमारे को आहार है वह भी अलग से देना चाहिए ताकि उसमें हमारे को अच्छा मुनाफा मिल सके। और गाभिन जो बकरियां होती है या भेड़ें होती है उनको भी अलग समय में अलग रखकर उनको उसकी उम्र के अकॉर्डिंग और उसकी गर्भावस्था के अकॉर्डिंग उनको आहार व्यवस्था हम देंगे तो उससे पशु की है सारी ग्रोथ भी अच्छी होगी और हमारे को उन एज के अकॉर्डिंग पशुपालन करने से उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ हम सब किसानों को जो ज़्यादा मात्रा के फ्लो के अंदर बकरियां पालते हैं, उन बकरियों को जब वो कंसीव होती है उस समय के अंदर एक स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन के तहत हम अगर सब बकरियों को एक साथ कंसीव कराएंगे तो एक साथ हमें बच्चे किड मिलेंगे तो उनका जो मैनेजमेंट है हमारा इजीली होगा और बाजार के अंदर जो बिकेंगे तो इजीली हमारे को एक साथ अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। तो इन सब बातों की भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और उन्नत बकरी पालन का फार्म का वर्तमान समय के अंदर सरकार भी खूब इसकी योजनाएं दे रही है, सब्सिडी भी खूब दे रही है और वर्तमान के अंदर इंश्योरेंस कंपनियां कई बीमे भी कर रही है। तो इन बीमा के करवा के उसके बाद उनके जो गवर्नमेंट की स्कीम है भेड़ और बकरी पालन करना चाहते हैं, भारत सरकार की सबसे अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इसके तहत भेड़ और बकरी पालन का अलग से आप फार्म खोल सकते हो, पोल्ट्री फार्म खोल सकते हो, सुअर, और ये 3 अलग अलग स्कीम है उसके तहत आवेदन ले सकते हो। भेड़ और बकरी पालन का मैंने आपको बता दिया, 100 बकरी की यूनिट लगा सकते हो, 200 बकरी की यूनिट लगा सकते हो, 300, 400 और 500 बकरी, मैक्सिमम 500 बकरी तक की है वह कोई भी किसान है यूनिट लगा सकता है। भेड़ और बकरी पालन की दोनों यूनिट कोई किसान लगाना चाहे तो भी लगा सकता है और उसके अनुपात के अकॉर्डिंग उसको 50% है इस प्रोजेक्ट के ऊपर है वह सब्सिडी आपको केंद्र सरकार के द्वारा जी बिल्कुल। तो बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम आपका, डॉक्टर शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी स्टूडियो में आए और दोनों विषयों से जुड़े हुए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आप दोनों मेहमानों ने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगला हमारा विषय क्या रहने वाला है, यानी कल का विषय आई डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय है कृषि मशीनरी प्रशिक्षण
और साथ ही हम बात करेंगे हमारे दूसरे विषय पर जो होगा रेशम कीट पालन। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल पता आप हमारा नोट कर ले, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह पर हम उपस्थित हैं। आप हमें फॉलो करें, अपने सवाल मैसेंजर या अपने वॉल पर साझा करें। और अगर आप चाहें तो आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, यानी इस कार्यक्रम के बाद भी आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में कॉल करें। 1800-1130-60 ये हमारा टोल फ्री नंबर है, जिस पर आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं और उन सवालों को हम विशेषज्ञों के सामने रखेंगे, लेंगे उनका जवाब। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो विषय हमने शामिल किया, जिसमें हमने बात की कि गर्मियों में कैसे आप पशुओं को सुरक्षित रखें और साथ ही बात की हमने टीकाकरण की। और अगर आज के कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को आप स्कैन करें और YouTube पर जाकर हमारा आज का पूरा कार्यक्रम फिर से भी देख सकते हैं। कोई पुराने अंक भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए सुविधा उपलब्ध है। तो आशा करते हैं दोनों विषय से जुड़ी जानकारियाँ हमारे किसानों के लिए, हमारे पशुपालकों के लिए ज़रूर लाभकारी साबित होगी। इसी के साथ यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।